जयंती दिल्ली की रहने वाली हैं, 42 साल की है। उन्हें कुछ साल पहले से ही मेनोपॉज के लक्षण शुरू हो गए थे। 42 तक आते आते उन्हें मेनोपॉज हो चुका था। मेनोपॉज यानी औरतों में हमेशा के लिए पीरियड्स रुकने की प्रक्रिया। ये नेचुरल है यानी प्राकृतिक है, पर आमतौर पर महिलाओं को 45 साल के बाद मेनोपॉज होता है। कुछ औरतों को अर्ली मेनोपॉज की दिक्कत भी होती है, यानी उनको मेनोपॉज समय से पहले शुरू हो जाता है, जैसे जयंती के साथ हो रहा है। अब मेनोपॉज के साथ साथ उनके शरीर में कुछ और बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे उनकी हड्डियां कमजोर होने लगी हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, काफी चिड़चिड़ापन रहता है, एकदम से बहुत तेज गर्मी लगने लगती है। अब जयंती के डॉक्टर्स ने उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने की सलाह दी है, ताकि इन लक्षणों पर कंट्रोल किया जा सके। जयंती श्योर नहीं है कि क्या उन्हें बाहर से हार्मोन्स लेना चाहिए। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा। उन्हें डर है कि कहीं उनके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। वो चाहती है कि हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर एक एपिसोड बनाएं कि क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या ये सेफ है। डॉक्टर से पूछकर ये सारी जानकारी लोगों को दे। अब हमने ये सारे सवाल पूछे एक्सपर्ट से, पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हार्मोन्स आखिर होते क्या हैं। हार्मोन्स हमारे शरीर में ऐसे बनने वाले पदार्थ होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स की एक खास बात ये होती है कि वो जिस ग्लैंड में बनते हैं वहाँ से ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं और उनका इफेक्ट अपने साइट ऑफ ओरिजिन से काफ़ी दूर भी होता है। बहुत से हार्मोन होते हैं, जैसे थायराइड का उदाहरण लें तो थायराइड ग्लैंड अगर हार्मोन बनाता है तो ब्लड में जाते हैं और शरीर के हर भाग पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, मसल्स पे, बोन पे, सब पे इफेक्ट करते हैं। तो हार्मोन्स का ये एंडोक्राइन एक्शन होता है। बहुत सी चीज़ें जिनको हम हार्मोन नहीं समझते हैं वो भी हार्मोन होते हैं। जैसे इंसुलिन का उदाहरण लीजिए। इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज में बनके और पूरे शरीर की ग्लूकोज को रेगुलेट करती है। ओवरी और टेस्टिस भी हार्मोन्स बनाते हैं। इनसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनते हैं जो हमारी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। जब आमतौर पे हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करते हैं तब हम ये सोचते हैं कि जब शरीर में इन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो इनको हम बाहर से दें। जैसे लेडीज में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शरीर में कम हो जाते हैं। ये वो हार्मोन्स हैं जिनसे कि लेडीज प्रेग्नेंट हो सकती हैं, फर्टिलिटी मेंटेन होती है, पीरियड्स मेंटेन होते हैं। जब ये हार्मोन्स कम होने लगते हैं और ये नेचुरल प्रोसेस होता है, प्रकृति का नियम है, तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं। पर सिर्फ पीरियड्स बंद होना नहीं, इन हार्मोन्स की कमी से शरीर में हड्डियों की कमजोरी, मसल्स की कमजोरी, हार्ट डिजीज का बढ़ना, ये सब जो चीजें महिलाओं में जब तक पीरियड्स चलते रहते हैं नहीं होती, ये बीमारियां बाद में उनको पकड़ सकती हैं, ग्रस्त कर सकती हैं। तो किस तरह से शरीर को इन बीमारियों से बचा सकते हैं? कुछ तो नॉर्मल लाइफस्टाइल प्रोसेसेस से, पर साथ में अगर जब हार्मोन्स की कमी हो, जैसे 50 वर्ष की आयु में, 48 वर्ष की आयु में अगर महिलाएं एस्ट्रोजन लें तो ये वाली चीजें रोकी जा सकती हैं या डिले की जा सकती हैं। तो हार्मोन्स की कमी, एस्ट्रोजन की कमी से बचाने के लिए को या ठीक करने के लिए जब मेनोपॉज के बाद लेडीज हार्मोन्स लेती हैं या दिए जाते हैं उनको, उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ये हुआ कि जो शरीर में हार्मोन कम हो गया उसको हम बाहर से रिप्लेस कर देते हैं। तो कुछ वर्ष तक ऐसा लेने से हमारे शरीर के, महिलाओं के शरीर के कुछ भाग जिन पे की हार्मोन की कमी का विपरीत असर हो रहा है, उनको मैनेज किया जा सकता है। हार्मोन्स देने के कई तरीके होते हैं, बट सबसे आम तरीका तो सिर्फ गोली के द्वारा है। आप भी टैबलेट्स खा सकते हैं, खा सकती हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। सबके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं होती क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, पर जिनको इसकी ज़रूरत है उनके लिए ज़रूर से अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न है तो वो गोली दे सकते हैं या पैच दे सकते हैं। पैच होते हैं जो लगा दी जाते हैं स्किन पे, या मलहम भी होता है, ऑइंटमेंट के थ्रू भी हार्मोन दिया जा सकता है, स्किन के थ्रू जैसे जाता है।
तो इन सब तरीकों से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा सकती है। अगर महिलाएं एक पर्टिकुलर एज पे, जो मैंने बताया, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लें अपने डॉक्टर की सलाह से, तो उससे उनको जो एस्ट्रोजन की कमी से जो सडन इफेक्ट्स होते हैं, जैसे एकदम से गर्मी लगना, पसीना आना, रात को नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, जो मेनोपॉज के साथ एसोसिएटेड हैं, अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो ये सिम्टम्स में एकदम रिलीफ आएगा, ये इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। पर इसके अलावा लॉन्ग टर्म उनको स्पेशली अपने बोन्स के लिए बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि फीमेल हार्मोन्स हड्डियों को मजबूत रखते हैं। जब शरीर में फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, उनसे कैल्शियम बाहर निकलने लगता है और ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने से ये रिस्क हम एकदम कम कर सकते हैं। पर इतना आसान नहीं है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साइड इफेक्ट्स की वजह से अब वो इतनी पॉपुलर नहीं है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, विशेषकर उसे अगर हम लंबे पीरियड के लें, और खास तौर से अगर वो महिलाएं जिनकी एज 60 के ऊपर हो, वो अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करें तो उनमें साइड इफेक्ट्स के चांसेस होते हैं। इसलिए इसको फिर से कह रहा हूं, अपने डॉक्टर की निगरानी में लें। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों में ये देखा गया है जिनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है, वो रिस्क लंबी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से 5 वर्षों से ज़्यादा वो रिस्क बढ़ सकता है। कुछ लोगों में देखा गया है कि ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉटिंग हो सकती है। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि उनको सूट नहीं करता, उनको चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है फायदा होने के बजाय। और ये अगर हम सब चीज़ें ख्याल रखेंगे, डॉक्टर से सलाह करेंगे, पर्याप्त टेस्ट करवाएंगे, और अगर हम सही तरीके से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेंगे तो हमें अपने कुछ सिम्टम्स में या जो आने वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एस्ट्रोजन की कमी से, उनमें लाभ मिल सकता है। हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए कितने ज़रूरी हैं? डॉक्टर साहब की बातें सुनकर आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को लेकर भी आपके जो सवाल थे उनका जवाब मिल गया होगा। तो कुल मिलाकर एक बात समझ में आई है, इस थेरेपी के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसलिए खुद से कोई भी हार्मोन्स की दवा लेना हरगिज शुरू ना करें। अपने डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह लेकर ही थेरेपी शुरू करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। डायबिटीज को अक्सर समय के साथ, उम्र के साथ होने वाली बीमारी की तरह समझा जाता है, पर अब ये सच नहीं है। डायबिटीज बच्चों को भी हो सकती है, जिसे आमतौर पर जुवेनाइल डायबिटीज कहा जाता है। एक तरह की डायबिटीज और होती है जो केवल प्रेगनेंसी में होती है, यानी केवल प्रेग्नेंट औरतों को होती है। इसका नाम है जेस्टेशनल डायबिटीज, और इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर शैली सिंह ने। इसमें प्रेगनेंसी से पहले ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी होने पर डायबिटीज हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह की डायबिटीज के रिस्क पर होते हैं। वो लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, BMI बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है डायबिटीज़ की, या फिर जिन्हें हाई BP रहता है, या वो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जिनको पहले प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस हो चुका है, स्टिल बर्थ हो चुकी है बच्चे की, या फिर पहले अबॉर्शन किया जा चुका है। ऐसे लोगों में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा लक्षण तो नहीं होते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे, या फिर आपको यूरिन ज़्यादा पास हो। अब ये लक्षण वैसे भी प्रेगनेंसी में बहुत आम है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए एक स्पेशल तरह का टेस्ट करवाया जाता है, जिसको ओरल ग्लूकोज डायग्नोस्टिक्स टेस्ट कहा जाता है। इसमें लेवल ऑफ शुगर बिल्कुल अब नॉर्मल आते हैं, उसी से डायग्नोज होता है कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज होने के बाद डॉक्टर आपको ओरल पिल्स भी दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं। कभी कभी इंसुलिन की ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में अच्छी बात यह है कि लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसे कंट्रोल किया जा सकता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आज जानेंगे दालों को अपनी डाइट में शामिल करने का सही तरीका। हमारे रोज के खाने में कोई ना कोई दाल जरूर होती है, लेकिन क्या आप अपनी दालों का सेवन सही तरीके से कर रहे हैं? न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर दालों को खाने में शामिल करने के 3 सही तरीकों की अहमियत बताई है।
रुजुता बताती हैं कि सबसे पहले दालों को पकाने से पहले भिगोना चाहिए या फिर अंकुरित करना चाहिए। ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि भले ही दालों में भरपूर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, लेकिन इनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स यानी कि एंटी पोषक तत्व भी होते हैं। मतलब ऐसे अणु यानी मॉलिक्यूल्स जो पोषक तत्वों के अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए बहुत से लोगों को दालों से गैस, ब्लोटिंग और अपच वगैरह की दिक्कतें होती हैं। तो इन एंटी न्यूट्रिएंट्स को घटाने के लिए दालों को पकाने से पहले भिगोना या फिर अंकुरित करने की सलाह दी जाती है। इसी से इन्हें अच्छे से पचाने में भी मदद मिलती है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि दालों को चावल, रोटी या फिर दूसरे अनाज के साथ खाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि दालों और फलियों में मेथियोनीन नाम के अमीनो एसिड की कमी होती है और अनाज में लाइसिन नाम के अमीनो एसिड की कमी होती है। आपको बता दें कि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। दालों में लाइसिन सही मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मेथियोनीन जैसे दूसरे अमीनो एसिड के बिना ये पूरी तरह से अपना काम नहीं कर सकता है। तीसरी जरूरी बात यह है कि खाने में कई तरह की दालें अलग अलग रूपों में शामिल करना चाहिए। रुजुता बताती हैं कि भारत में दालों और फलियों की 65,000 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। इसलिए हफ्ते में कम से कम 5 तरह की दालों का सेवन अलग अलग तरीकों से करना चाहिए। आप दाल से बनने वाली अलग अलग चीजें खा सकते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, अचार, पापड़, लड्डू या हलवा। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। वीडियो खत्म करने के पहले एक जरूरी सूचना। 16 फरवरी से फिर शुरू हो रही है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर। देखने के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।